ठीक है, तो अब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2 के लिए जो थ्योरी ज़रूरी है उनके लिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले पिछले दिन हम लोग देखे थे आपको कि डिग्री और ऑर्डर के बारे में हम लोग जाने थे। सबने ध्यान से देखा, ऑर्डर और डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से 9.1 एक्सरसाइज भी बनता था, एक्सरसाइज भी अपलोड कर दिया गया है। अब ये 9.2 इंट्रो देखेंगे और इसके बाद हम लोग उसका फिर एक्सरसाइज भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहला चीज़ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आज के लिए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसके बारे में हमें जानना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, समीकरण का हल। और सबसे पहले समीकरण तो समझ ही गए आप लोग कि चर और अचर का एक ऐसा संयोग होगा जो प्लस माइनस गुना इत्यादि चिन्हों द्वारा जुड़ा हो, या उसमें जो चर राशि होगा उसका जो घात होगा नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होंगे उसमें। ठीक है, इस प्रकार से आपको समीकरण दिया रहा है। जैसे मान लीजिए x + 3 = 5। ठीक, तो चर और अचर राशि का संयोग जो जोड़ घटाव गुना भाग इत्यादि चिन्हों द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो उसको हम लोग एक समीकरण के नाम से जानते हैं। यही समीकरण में अगर हम लोग डेरिवेटिव यूज कर दे तो उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण कहेंगे। ये सब कुछ समझ चुके थे। अब सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आपसे पूछे x + 3 = 5 कोई अगर मान लीजिए इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये निकालना बात अलग है। सॉल्यूशन होता क्या है ये मैं पूछ रहा हूँ। अगर निकालने की बात है तो आप समझ रहे हैं कि x = 5 - 3 यानी कि 2 हो जाएगा। लेकिन ये x = 2 ये सॉल्यूशन है, बात समझिए, सॉल्यूशन कहते किसे हैं ये बात है। तो सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी इक्वेशन में, समीकरण में उपस्थित चर राशि का वह मान जो उस पूरे समीकरण को संतुष्ट करता हो, सत्य बनाता हो, वही उसका हल कहलाएगा। जैसे अगर x का मान 2 रखने पर ये समीकरण अगर LHS और RHS आपस में बराबर हो जाए तो हम कहेंगे कि x = 2 इस समीकरण का हल है। जैसे यहाँ 2 रखेंगे तो 2 + 3 5, LHS में 5 RHS में 5 बराबर हो गया, यानी कि उसका हल है। अगर जैसे x = 3 हल है, नहीं है, क्योंकि 3 रखने पर 3 + 3 6 हो जाएगा, इधर 5 ही है, तो यानी कि ये उसका हल नहीं है। तो हल का मतलब सिंपल है कि किसी भी समीकरण में उपस्थित चर राशि का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर दे, सही कर दे, वही उसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो उसी चीज को आज हमें जानना है। थोड़ा एक बार पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन जानेंगे, तब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है हमें, तो वो तब समझ में आएगा जब पहले ये समझ में आ जाए। तो इसकी चीज को थोड़ा सा अंग्रेजी में हम लोग देख ले, इंग्लिश में। चलिए, तो कैसे लिखेंगे, स्पष्टता समझिए कि अ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इज अ वैल्यू, वो एक मान होता है, कोई वैल्यू होता है। ठीक है, इज अ वैल्यू डेट, वो एक ऐसा मान होता है कि व्हेन सब्स्टिट्यूट, जब हम लोग उस चीज को उसमें पुट करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, रखते हैं, सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल, उस चर राशि के स्थान पर हम उसको स्थापित करते हैं या उसके स्थान पर उसको रखते हैं, द वेरिएबल मेक्स, ठीक है, मेक्स द इक्वेशन, मेक्स द इक्वेशन ट्रू। देखिएगा यहां कॉमा दिया गया, इसका मतलब समझिए जरा, कॉमा दिया गया, क्लॉज आप पढ़े होंगे, क्लॉज का मतलब इस लाइन को आप बाद में समझिएगा, पहले यहां से लेकर के इस लाइन को जोड़ लीजिएगा। यानी अ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज ए वैल्यू दैट मेक्स द इक्वेशन ट्रू, यानी कि समीकरण का, किसी भी समीकरण का जो हल है वह एक मान होता है जो दैट, जो क्या करता है, मेक्स द इक्वेशन ट्रू, जो समीकरण को सत्य बनाता है। ठीक है,
अब वो क्या होता है, उस मान को कहाँ रखते हैं, तो वो लिखता है व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल, जब हम लोग वेरिएबल के जगह पर उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, रखते हैं, तो वो जो हल है वो उस समीकरण के मान को सत्य बना देता है। ये क्लॉज के रूप में थोड़ा जुड़ा गया है। अगर जनरली हम इसको थोड़ा सा अलग ढंग से कहें कि सॉल्यूशन हो, आखिर वो जो वैल्यू है वो कैसा होता है, तो कुछ भी हो सकता है, वो रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है, नंबर्स हो सकता है, नंबर्स में रियल या कॉम्प्लेक्स कोई भी। तो ऐसे लिख देंगे कि सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इक्वेशन आर, क्या होता है, सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस आर, ठीक है, आर नंबर्स, वो एक प्रकार का नंबर्स होता है। एक कौन सा नंबर, अब वो दोनों हो सकता है, या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा गया कि अ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन इज अ वैल्यू दैट व्हेन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल मेक्स द इक्वेशन ट्रू। क्या लिखा गया, हिंदी में समझ लिए, समीकरण का हल एक मान होता है, एक वैल्यू होता है जो समीकरण को सत्य बनाता है। कब, जब उसे चर राशि के स्थान पर रखा जाता है तब। यानी मैंने हिंदी में वैसे भी कहा कि समीकरण का हल एक मान होता है जो उसमें उपस्थित चर राशि के स्थान पर रखने पर उसके मान को सत्य बना देता है। ऐसा भी कहा गया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस नंबर्स होते हैं, और वो नंबर्स या तो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, कोई भी नंबर्स हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो था इक्वेशन का। जब इक्वेशन समझ जाएंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये देखिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डी लिख देते हैं शॉर्ट में, समझ जाएंगे आप लोग। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का हल क्या है, बड़ी ध्यान से देखिएगा, पूरा अब एक्सरसाइज में यही तो पढ़ना है। अवकल समीकरण का हल, ओके। चलिए, अवकल समीकरण का हल, तो जैसे वो समीकरण का हल था वैसे ही अवकल समीकरण का हल भी है कि उसमें उपस्थित जो वेरिएबल होगा उसी का कोई ना कोई मान होगा जो उसमें रखने पर उसके मान को सत्य कर देता होगा। तो इसको देखते हैं क्या लिखा गया है। चलिए, द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ फंक्शन। ध्यान से देखेंगे, उसमें नंबर्स था, इसमें क्या होगा, फंक्शन होगा। इज अ फंक्शन, ठीक है, इज अ फंक्शन दैट विल, ध्यान से ये लाइन याद रखना है, ये फंक्शन होता है, उसमें क्या था, नंबर्स था, वो रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। दैट विल सटिस्फाइज, जो संतुष्ट करता होगा, ठीक है, दैट विल सटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। सटिस्फाइज वही बात है, बस एक चेंजिंग था, ठीक है, डेट इज करके, और इसको एक्सप्लेन करके भी लिखा हुआ है, मैं उसे भी दिखाता हूं। अर्थात डेट इज when the function is substituted for the unknown variable in the given differential equation, LHS becomes, बहुत ध्यान से, इसी पे 9.2 बनेगा, LHS becomes equal to RHS। बहुत ध्यान समझिए। तो ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कुछ कहा नहीं गया, आपको पहले से पता डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है। जैसे वो होता है dy/dx प्लस y इज इक्वल टू समथिंग, कुछ दिया रहेगा, मान लीजिए y 5, कुछ भी दिया हो, मान लीजिए दिया है, ये आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है।
जनरल इक्वेशन कैसा था, x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो वहां पे x के जगह पे 2 पुट करने पर जैसे रखेंगे तो वही होता था LHS इज इक्वल टू RHS, इधर भी 5 इधर भी 5, तो हम कहते थे कि ये दो जो है इसका सॉल्यूशन है। इसी प्रकार से यहां पर और इसमें जो सॉल्यूशन होता था वो किसी वेरिएबल का ही वैल्यू होता था, इसमें भी वही बात है, लेकिन यहां पर रियल नंबर होता था, कोई रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर होता था। लेकिन यहां पे क्या कहता है कि सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक फंक्शन होता है। पहली बात जो क्या करता है, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइज करता है। बात अलग है कि भाई उसमें भी वही था कि जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता हो, तो वैसे यहां पर भी है कि समीकरण अवकल समीकरण का हल एक फलन होता है, एक फंक्शन होता है जो दिए गए अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब क्या हुआ, उसको अब नीचे व्याख्या करता है, अर्थात व्हेन फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड, मतलब व्हेन वो जो फंक्शन दिया जाएगा जो हल, उसको जब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे उसमें रखेंगे, किसके जगह पे रखेंगे, तो अननोन वेरिएबल, उसमें जो वेरिएबल अज्ञात होगा, जैसे यहां पर क्या है y, उस y के जगह पे कोई एक वेरिएबल दिया होगा, डेरिवेटिव की जगह पे नहीं, ध्यान सुनिए, डेरिवेटिव तो बात की बात है, जो अननोन वेरिएबल है उसके जगह पर उसके जो सॉल्यूशन दिया गया फंक्शन के रूप में उस मान को हम पुट करेंगे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसका LHS क्या हो जाएगा, बिकम्स इक्वल टू RHS, उसका LHS RHS के बराबर हो जाएगा। बात तो वही हुआ कि जब हम उस x के चर के मान को उस इक्वेशन के LHS वाला पार्ट में रखेंगे तो वो RHS के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो वैसे ही ये भी है, ये समझ गए तो ये भी समझ गए। बात सिर्फ इतना है, इसमें नंबर होता है, इसमें फंक्शन होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। जैसे अब समझिए एक चीज, अभी क्वेश्चंस आप देखेंगे, जैसे मान के चलिए कि कोई फंक्शन दिया रहेगा आपको, जैसे y इज इक्वल टू कुछ भी दिया रहेगा, मान लीजिए 2x वगैरह कुछ दिया है, और कहेगा कि बताइए ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस मान को इसमें पुट करोगे LHS के जगह पे, और देखोगे कि वो RHS के बराबर आ रहा है कि नहीं है, या RHS में पुट करोगे कि LHS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों ही तरीके से। तो करोगे क्या, अब यहां पे तुमको y चाहिए, dy/dx चाहिए। ओफो, अच्छा, तो मेरे पास y तो है, dy/dx नहीं है, तो dy/dx कहां खोजोगे, तो इसी से तो निकलेगा, इसी से तुम dy/dx निकाल लोगे। ठीक है, अब यहां से 2 कांस्टेंट बाहर, dx/dx, x का dx/dx 1 हो जाएगा, तो यानी कि इसका डिफरेंशियल में निकल गया, y भी निकल गया। अब इस मान को यहां पुट करोगे, देखोगे जैसे इसका मान इसके जगह पे 2 और इसके जगह पे इसका मान 2x, क्या इसको जोड़ने पर 0 आएगा, नहीं आएगा, तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। यानी कहने का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा और पूछेगा कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आपको उसका मान उसमें रखना होगा। अब उसमें आपको कभी कभी जैसे y तो रहेगा ही, ओफो थोड़ा पॉज कीजिएगा तो, हेलो, हाँ पाजी, ठीक बा, बोली। ना आई चलिए जी, पता है इसी टाइम पे फोन आ जाता है। अच्छा कोई बात नहीं है, समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो मेरे कहने का मतलब कि जैसे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे कुछ भी दे, चाहे मान लिया जाए कि वो इस तरह से दे दे y डबल डैश y सिंगल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, ये आपको फंक्शन दिया है और कहता है कि बताइए ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इसके मान को यहाँ पुट करोगे, तो तुम y के जगह पे तो y का मान रख दोगे, y डैश कहाँ से लाओगे, y डबल डैश कहाँ से लाओगे, तो ये y का ही तो डेरिवेटिव है, तो इसी से y का सिंगल डैश, इसी से y का डबल डैश सब निकालोगे, और सब निकाल करके और इस मान को इसके LHS वाला पार्ट में पुट करोगे, और फिर देखोगे उसको कैलकुलेट करके कि वो RHS के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ जाए तो समझ लो सॉल्यूशन है, नहीं आएगा सॉल्यूशन नहीं है, सिंपल बात। और इसी पे टोटल 9.2 बन रहा है, उसमें तो सॉल्यूशन है, सिर्फ आपको सिद्ध करना है, वेरीफाई करना है। तो सब दिया ही है सॉल्यूशन, तो चेक क्या करना है, उसमें आपको बना करके केवल वैल्यू पुट करके चेक करना है कि LHS वाला से बराबर है या नहीं है, होगा ही होगा, टोटल है। तो समझ में आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन। अब देखिए, अब सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, इसका कार्य है आपको 9.3 में, ये 9.2 का काम यहीं तक कंप्लीट है। थोड़ा सा और बात है, उसको भी हम देखते चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं है।
ठीक है, सॉल्यूशन समझ गए। अब सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, उसको देखिए ध्यान से समझिएगा और सुन लीजिए। 9 एक्सरसाइज का क्लास मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम तो 10 नंबर का पूछेगा ही। जैसे मैंने कहा ना, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का, एक डिग्री और वो ऑर्डर से 2 नंबर का, एक नंबर का दोनों, और क्लास डालते जा रहे हैं आपको। मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ थ्योरी, अभी थ्योरी खत्म होगा, एक्सरसाइज बना दिए हैं हम, उसको अपलोड कर देंगे। आप थ्योरी पढ़ लिए, चैप्टर भी भेज दिए हैं, इमेज वगैरह, और उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन जो है कि नहीं देख लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी करते चलिए ताकि ये दिसंबर में इसको कंप्लीट कर जा सका हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अब इसके टाइप क्या हैं, तो लिखा है टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण के हल के प्रकार। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला टाइप क्या है, पहला है जनरल सॉल्यूशन। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे, पहले दोनों नाम जान ले। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और एक होता है पार्टिक्यूलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि कोई सामान्य होगा जो सब जगह लागू होगा, कोई पार्टिकुलर होगा, कोई विशेष होगा हल जो कहीं कहीं लागू होगा या किसी खास मान के लिए सही होगा। तो हम लोग ये 2 प्रकार हैं। अब बारी बारी से समझेंगे एक एक करके। अगला टॉपिक है हमारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अवकल समीकरण। समझिए ना, जनरल मतलब सामान्य होता है, अवकल समीकरण का सामान्य हल, ठीक है। चलिए, अवकल समीकरण का सामान्य हल, तो पहले सब समझान लेते हैं। एकदम बहुत इजी है, आराम से समझिएगा। लिखा है कि द सॉल्यूशन, ओफो मेरा नेट भी आज खत्म हो रहा है, 90% खत्म हो गया। द सॉल्यूशन विच कंटेन्स, कल ही 3 वीडियो अपलोड किया गया, आज एक अपलोड किया गया, अभी पढ़ा भी रहे हैं लोग। विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी, बंद कर दीजिए, विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। और एक और नाम लिखा है, प्रिमिटिव लिखा है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन और प्रिमिटिव, ठीक है, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बात समझिएगा ध्यान से। कहने का तात्पर्य है कि जो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपको ये बताया गया कि कोई भी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करता हो, कंटेन का मतलब होता है रखना, ठीक है, जो कंटेन करता हो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आर्बिट्रेरी के बारे में आपको पहले बताया गया था। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब जो अपनी इच्छा अनुसार कुछ चर राशि दिया होगा, जैसे ए बी कुछ भी, ठीक है। तो एक ऐसा हल जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन है, मतलब उसमें उपस्थित है, तो वैसे हल को जनरल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। कितना आसान परिभाषा है। अगर सॉल्यूशन दिया रहेगा तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि उसमें कहीं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो नहीं। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, जैसे ए बी सी कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है, स्मॉल ए बी सी या कैपिटल ए बी सी कुछ भी दिया अगर है, अल्फाबेट का कोई अगर लेटर उसमें दिया है, उपस्थित है, तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये दिया गया हल क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल सॉल्यूशन मतलब वहां ए बी का मान कोई भी चीज रख करके अलग अलग मान निकाला जा सकता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं
क्या करना है, क्या कहा गया कि अगर कोई भी सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब सिंपल सा है स्वैच्छिक अचर, ठीक है। स्वैच्छिक अचर मतलब अपनी इच्छा अनुसार कोई अचर राशि दिया होगा ए बी सी कुछ भी, तो आप उसे, जैसे मैं हिंदी लिख देता हूं, इस पर आप ध्यान रखेंगे, आ रहा होगा, स्वेच्छ मतलब स्व इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, और कांस्टेंट का मतलब अचर, ठीक है। तो हम क्या कहा गया कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो कंटेन करता हो, जो रखता हो या जिसमें उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो हम उसे जनरल सॉल्यूशन या प्रिमिटिव के नाम से जानेंगे। अब किसका प्रिमिटिव, वही डिफरेंस इक्वेशन का। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या बताया गया, सामान्य हल, और प्रिमिटिव को हिंदी में हम प्राचल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एक पैरामीटर के रूप में आपको वहां पे बताया गया था, क्या लिखा गया था, नहीं पैरामीटर को हम लोग भी बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर को हम लोग प्राचल बोलते हैं। पैरामीटर का मतलब वही स्वैच्छ अचर होगा, ए बी सी ऐसे कोई अल्फाबेट इत्यादि उपस्थित होगा, तो हम उसे इसके नाम से जानेंगे, ठीक है। प्रिमिटिव का कोई हिंदी नहीं दिया, वो सामान्य हल ही दे रहा है, ठीक है। तो सामान्य हल दिया है तो हमें उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, और एक बात और, सामान्य हल को हम लोग व्यापक हल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां पे जैसे कैसे एनवा पद था, जनरल टर्म उसको बोलते थे या व्यापक पद बोलते थे, तो सामान्य हल या हम इसी को लिख देते हैं और नाम सामान्य हल या व्यापक हल, ठीक है। दोनों नाम याद रखेंगे, सामान्य हल या व्यापक हल। हिंदी वाले लोग, अंग्रेजी में तो एक ही नाम चलेगा, जनरल सॉल्यूशन या प्रिमिटिव कहीं कहीं यूज करेगा। तो बात समझ में आ गया, अगर किसी भी सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको हम बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। अब जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उपस्थित ही नहीं हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, स्पेशल या उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, विशिष्ट हल उसको बोलते हैं। उसको भी देख लीजिए, एकदम सिंपल, यही एग्जांपल, यही क्वेश्चन होगा, इसी में चेंज कर देते हैं। अगला जो है हमारा वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, वो सामान्य या व्यापक हल था, ये विशिष्ट हल होगा। विशिष्ट हल यानी कि इसमें क्या होगा, द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें विच कंटेन्स लिखे थे, जो रखता है, अब की बार क्या लिखेंगे, विच द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम का मतलब जो उससे मुक्त हो, उसमें एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है, डेट इज, यहां से कुछ चेंज कर दिया जाए, द सॉल्यूशन फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो उससे मुक्त हो, उसमें कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, अर्थात द सॉल्यूशन ऑब्टेंड, अब उसको कैसे प्राप्त करते हैं उसका भी थोड़ा जिक्र किया गया है। द सॉल्यूशन ऑब्टेंड फ्रॉम द, वो जनरल सॉल्यूशन से ही बनता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पहले जनरल सॉल्यूशन ही निकलेगा, उससे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन निकलेगा, उसमें जो चर राशि उपस्थित होगा, चर राशि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उसको हम हटाएंगे, उसको हटा करके हम बनाएंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। वही इसमें लिखा गया है कि दैट इज द सॉल्यूशन ऑब्टेंड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाई गिविंग, उसमें कुछ मान देकर, बाई गिविंग पार्टिकुलर, कुछ विशेष मान उसमें रख करके हम उसको हटाएंगे, पार्टिकुलर वैल्यूज, वो सब आपको दिया रहेगा, पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, इज कॉल्ड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन of the given differential equation। क्या कहा गया इसमें यही लिखा गया कि भाई एक ऐसा सॉल्यूशन जो फ्री हो, मुक्त हो, किससे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से, तो वैसे सॉल्यूशन को हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे मुक्त होता है उसके बारे में भी जिक्र कर दिया गया है कि अर्थात द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, या तो कहें कि एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा हल जो स्वैच्छ अचर से मुक्त हो, या ऐसे कहें कि एक ऐसा हल जो जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त हो। जो जनरल सॉल्यूशन से प्राप्त किया जाता है वैसे हल को कैसे प्राप्त करते हैं, तो गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज
ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है और उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट के जगह पर कुछ विशेष मान को रख करके, उसके जगह पे दे करके हम जनरल सॉल्यूशन से जो हल प्राप्त करते हैं, जो सॉल्यूशन प्राप्त किया है, तो उसी को हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। हम जब एक एग्जांपल देखेंगे तो खुद पे खुद समझ में आ जाएगा। और ये जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में विस्तार से, चूंकि तो हमें सिर्फ ये बताया कि सॉल्यूशन है कि नहीं है 9.2 में, फिर जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए वो आपको 9.3 में, फिर जनरल से पार्टिकुलर 9.4 में, ऐसे ऐसे एक्सरसाइज वाइज सब कुछ है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये है, सॉल्यूशन दिया रहेगा तो उसको हम उसमें से y या dy/dx, d2y/dx² जो भी पूछे उसको निकाल करके और डिफरेंशियल इक्वेशन के LHS वाले पार्ट में रखेंगे। RHS के बराबर आ रहा है तो सॉल्यूशन है, नहीं आएगा सॉल्यूशन नहीं है। फिर अगर उस सॉल्यूशन में कोई अल्फाबेट उपस्थित है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट उपस्थित है, तो हम कहेंगे कि वो जनरल सॉल्यूशन है। और अगर उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट उपस्थित नहीं है तो हम उसे कहेंगे कि वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। इतना तक समझ लीजिए। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिया है, थोड़ा उसको भी देखते हैं, फिर एग्जांपल के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या कहता है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल के तौर पे वहां पे आपको लिखा होगा, नोट में देखे होंगे। एग्जाम्पल में जैसे मान लिया कोई फंक्शन दिया है y = कुछ दिया है। अब पता है कि फंक्शन को हमेशा fx, gx, px ऐसे करके लिखता था। वैसे ही मान लिया कोई फंक्शन है phi x जरूरी नहीं, आप fx मानो, आपकी मर्जी। अब ये देखिए, मान लीजिए ये दिया ऐसे है a sin x + b। अब आपको देखने से ही पता चलेगा कि ये देखिए ऐसा फंक्शन दिया गया है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट उपस्थित है, a है, b है ना। तो अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट उपस्थित है तो इसका मतलब ये जनरल सॉल्यूशन है, चाहे वो जिस किसी का भी सॉल्यूशन हो, वो अलग मैटर है। ये फंक्शन है, फंक्शन ही सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो यहाँ एक चीज लिखा गया है कि, और ये a और b क्या होना चाहिए, पता है ना, मैंने कहा आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहा, वेरिएबल नहीं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी इसका कुछ ना कुछ मान रखा जाएगा। तो ऐसे लिखा है कि वेयर a and b belongs to r। बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ कि a और b कोई रियल नंबर होगा। ठीक, और उसके बाद लिखा कि हियर, यहां पे a और ये जो फंक्शन है, हियर फंक्शन फाई जो है, ठीक है, हियर फंक्शन फाई कंसिस्ट्स, हियर फंक्शन फाई कंसिस्ट्स ऑफ, किससे मिलके बना है फाई, ये दो पैरामीटर्स या आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मिलके बना है। टू कंसिस्ट्स ऑफ टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जिसको हम लोग पैरामीटर भी बोल रहे हैं, प्राचल के नाम से जानते हैं हिंदी में, प्राचल। ठीक है, पैरामीटर्स ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो फाई है वो कंसिस्ट है, मिलकर बना है टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कौन कौन, ए और बी से मिलकर बना है, उसको हम पैरामीटर्स या आर्बिट्ररी कांस्टेंट के नाम से जानेंगे। एंड इट इज कॉल्ड, चूंकि ये दो पैरामीटर से मिलकर बना है, मतलब इसके फंक्शन में दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, देन, एंड इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, दिए गए अवकल समीकरण का सामान्य हल कहलाएगा। ठीक है, आगे वेयर एज, जहां, अब समझिए, वेयर एज फंक्शन कंटेन्स, whereas function contains no arbitrary constant, जबकि अगर फंक्शन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हो, फंक्शन कंटेन्स नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बट ओनली द पार्टिकुलर वैल्यूज
कुछ विशेष मान को वहां पे रख दिया जाए, पार्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर, जो ए और बी है, अगर उसके जगह पे हम लोग उसका कुछ विशेष मान रख दे उसके फंक्शन में, ठीक है, पैरामीटर्स ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, एंड हेंस it is called, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इतना जो लिखा गया इसका सामान्य सा अर्थ यही है कि अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि उस फंक्शन में कहीं कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट अल्फाबेट के रूप में ही होगा, ध्यान से, उपस्थित तो नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। और अगर उस जनरल सॉल्यूशन में उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट के जगह पर कोई क्या कर देंगे, उस पैरामीटर्स जो भी दिया गया होगा उसके जगह पे कोई पार्टिकुलर वैल्यूज, मतलब कोई विशेष मान उसके जगह पे रख देंगे, तब उसी सॉल्यूशन को पार्टिकुलर सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। मतलब अभी जो परिभाषा बताया गया था उसी को एग्जाम्पल के तौर पे लिख करके अंक के आधार पे समझाया जा रहा है, कुछ विशेष समझाने की जरूरत नहीं है। आप जनरल समझिए कि बस ए बी ये सब दिख जाए तो जनरल सॉल्यूशन, उसमें नहीं दिखे तो हम उसको बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए मेरा नेट समाप्त होने वाला है, अगर ना जाए वीडियोज तो आप चिंता ना करेंगे, वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। शायद नेट पूरा खत्म हो चुका है। चलिए तो आपका अच्छा समाप्त भी हो गया। ये 9.3 तक का सॉरी 9. क्या कहें आपको 2 तक का ना थ्योरी समाप्त हुआ। तो 9.2 तक का थ्योरी समाप्त हुआ, तो 9.2 का एक्सरसाइज देखेंगे हम लोग। और चूंकि नेट खत्म हो चुका है तो आज का क्लास यहीं पे हम ऑफ करेंगे, ठीक है। तो अभी तुरंत हम उसको अपलोड भी कर रहे हैं 9.2 एक्सरसाइज, आप उसको देख लेंगे फिर उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ऑफ एक चीज उसको जरूर देखिए, नंबर ऑफ, इसको आप ना नोट में करके अपने कॉपी में जरूर ऐड कर लीजिएगा। पहला, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी, स्पष्ट आ रहा है ना उसमें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, इन द general solution of the differential equation of order n। देखिए अगर n ऑर्डर का कोई भी, ध्यान से, अगर n ऑर्डर का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो तो उसके जनरल सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। ये ऑब्जेक्टिव भी है आपके 9.2 में, ऑब्जेक्टिव है 11 और 12 नंबर। तो वहां ध्यान रखिए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर n ऑर्डर का है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होंगे। कट ही गया, ठीक है। अच्छा आ रहा है, थोड़ा पॉज कीजिए, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर का है तो उसके जनरल सॉल्यूशन में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। अगर एक ऑर्डर का है तो 1 होगा, 2 ऑर्डर का होगा तो 2 होगा, 3 ऑर्डर का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट 3 होंगे, 4 ऑर्डर का होगा तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट 4 होंगे। चलिए दूसरा, अब अगर मैं पूछ दूं कि नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अब ये बताइए कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो मैंने अभी कहा कि भाई
पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, उसमें तो एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता ही नहीं है, यानी चाहे वो कितने भी ऑर्डर का क्यों ना हो, ठीक है, उसके ध्यान से कितने भी ऑर्डर का क्यों ना हो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट की संख्या नहीं होती है, मतलब जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। एक भी उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होंगे। लेकिन हाँ, जनरल सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर का होगा उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई कितना भी ऑर्डर का हो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते, वो फ्री फ्रॉम होता है। ये दो चीज नोट में जरूर नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बात करेंगे, वहां डिस्कस करेंगे। चलिए बंद कर दीजिएगा।